प्रवासी मजदूरों की हालत बंधुआ मजदूरों जैसी है या उनसे भी बदतर है। इस बारे में चर्चा करते हुए मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के इतिहास में जाना चाहूँगा। महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर के 17 वर्ष की आयु में कलकत्ते से मैंने आर्य समाज का काम शुरू किया। वेदों को अच्छी तरह समझ करके जीवन में उतारने की कोशिश की और जितना जितना मैं करता गया मुझे बिल्कुल एक नई दृष्टि मिली। और जब मैं अपनी नौकरी सेंट जेवियर्स कॉलेज में छोड़ करके, जहाँ मैं बिजनेस मैनेजमेंट लॉ पढ़ाता था, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करता था वकील, वो सब छोड़ के जब मैं 1967 में 68 में हरियाणा आया, स्वामी इंद्रवेश जी के नेतृत्व में काम करने और लोगों के साथ, गरीब किसान मजदूरों के साथ बैठ करके तो मेरी अपनी विचारधारा और विकसित हुई। तो अब केवल वेद की बात नहीं थी, वेदों में सामाजिक न्याय कितना है, क्या है, और उसके बारे में जितना चिंतन किया तो उसमें से एक खास विचारधारा फूट करके निकली जिसका नाम हमने रखा वैदिक समाजवाद, वैदिक सोशलिज्म। लोग सुन करके घबराए, अरे वेदों में सोशलिज्म कैसे आ गया? जो सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, वो भी अपना दूरी बनाने लगे और दूसरी तरफ हमारे आर्य समाज के नेता हों या दूसरे नेता, वो सब कहने लगे कि ये तो कम्युनिस्टों की विचारधारा वेदों के नाम से थोपी जा रही। लेकिन हमने बाकायदे लिख करके, लेख किताबें छाप करके, चुनौती दे करके कि आइए बहस कीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए, मैं लिखित प्रमाण दे रहा हूँ, वेदों में ये सब चीजें हैं, पहले से मौजूद हैं। कार्ल मार्क्स के आने से बहुत हजारों लाखों साल पहले से मौजूद है। तो जब आप मौजूद जो थी उसका मैं एक इंटरप्रिटेशन ही तो दे रहा हूँ, एक उसका भाष्य ही तो कर रहा हूँ, मैं कोई नई चीज तो नहीं कर रहा। जब ये सब चीजें सामने आई और लोगों के पास, किसी के पास इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं था, तो दूर से मुझे कम्युनिस्ट कह करके बदनाम करना उनके लिए आसान हो। लेकिन मैंने साफ किया कि मैं ईश्वर में पूरी आस्था और गहरा विश्वास रखता हूँ और जीवात्मा और प्रकृति, ये तीनों सत्ताओं को मैं मानता हूँ, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। और ये जो दृष्टिकोण है, इसको लेकर के हम वैदिक समाजवाद की बात कर रहे हैं। इसमें कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म नहीं है और न ही शंकराचार्य का डायलेक्टिकल गॉडिज्म है या स्पिरिचुअलिटी है। ये सबको मिक्स करके, सबको साथ लेकर के वैदिक समाजवाद है। और इसमें जो अपनी अंदरूनी हालत को बदलना है अपने विकास के लिए आंतरिक, वहीं समाज को भी समतामूलक बनाना है। जब ये दृष्टिकोण लेकर के हम आगे बढ़े तो लोगों को एक नई सोच मिली और इसके ऊपर बहुत सवाल जवाब, रात को 12-12, 2-2 बजे तक चौराहों पर खड़े होकर के हमने वैदिक समाजवाद के भाषण। अब चलते चलते वो वक्त आया कि जब वैदिक समाजवाद की बात हम कहते थे तो तत्कालीन सरकार, इंदिरा गांधी जी केंद्र में और हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जी, उनको बहुत अटपटा लगता था और वो हमारे विरोध में खड़े हो गए। जैसे इमरजेंसी लगी हमें गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस आने लगी। मैं कूद फांद करके इधर उधर से अंडरग्राउंड हो गया और 6 महीने शुरू के 25-26 जून से लेके और 26 जनवरी तक अंडरग्राउंड रहा। पूरे देश में इधर उधर भी गया, कोई पहचान नहीं सकता था मुझे और नाम भी बदल लिया, रूप भी बदल लिया। बड़ा आसान था इन कपड़ों को छोड़ करके दूसरे कपड़े पहन लो और नाम भी नया रख लो, कोई पहचान नहीं पाता। तो इस तरीके से मैंने गुमनाम जिंदगी व्यतीत करते करते फिर मैं सरफेस हुआ, बाहर आया 26 जनवरी को जालंधर में और गणतंत्र दिवस मनाते हुए, झंडा फहराते हुए एक आर्य कॉलेज या स्कूल में, और मैंने फिर बाकायदे गिरफ्तारी दी, रोहतक जेल में रखा गया और 1.5 महीने के बाद ही
अम्बाला सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। अम्बाला सेंट्रल जेल में एक रामानंद तिवारी जी थे, जो आजकल शिवानंद तिवारी उनके पिताजी। वो गांधी जी के बड़े ही अनुरागी, उनका बहुत सारा साहित्य उनके पास था। जब उस साहित्य को मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे और अधिक प्रेरणा मिली, और गांधी जी के जीवन की एक खास से खास बात मुझे अंदर तक उतर गई कि समाज को, देश का विकास का रास्ता आगे बढ़ाना है ईमानदारी से, तो अंतिम से अंतिम व्यक्ति उसका मापदंड होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा गरीब हो, मजलूम हो, उसको विकास की कितनी चीज मिली है। यदि वहां सचमुच में शुरुआत वहां से हुई या फिर ऊपर की तरफ जा रही है, तो विकास का सही रास्ता। मैंने सोचा गांधी कोई ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के अर्थशास्त्री तो नहीं थे, कितनी गहरी पकड़ उन्होंने एक आध्यात्मिक प्रेरणा से कही है। मैंने उसको अपने जीवन का संबल बना लिया, और मैंने सोचा जीवन में परमात्मा जब भी मुझे मौका देगा तो मैं उस अंतिम से अंतिम व्यक्ति के लिए काम करूंगा। किसानों में, मजदूरों में तो काम करता ही था, उनकी लड़ाई लड़ता, जेल जाता, सब कुछ। लेकिन अब मेरी तलाश हो गई कि अंतिम व्यक्ति। लेकिन बहुत जल्दी मैं जेल से निकलने के बाद एमएलए बना, थोड़े दिन बाद मिनिस्टर बना, और जब मजदूरों के समर्थन में मैंने आवाज उठानी शुरू की, तो फिर मुझे हालात ऐसे हो गए, अपनी ही सरकार से विद्रोह करके इस्तीफा देके अलग होना पड़ा। और अलग होकर के मैंने बहुत खुशी सोचा ये मौका है। फरीदाबाद की पत्थर खदानों में जो बंधुआ मजदूर थे, बिल्कुल दास प्रथा, गुलामी की प्रथा से भी बदतर, उनके बीच में जाकर के उनके मुक्ति का आंदोलन छेड़ा। और उस समय की कहानी मैं बताऊंगा तो आप दिल दहल उठेगा। मैं संविधान की धाराओं के अनुसार, और जो हमारे केंद्र में पार्लियामेंट ने पारित किया था कानून, बंधुआ मुक्ति श्रमिक अधिनियम, बंधुआ श्रमिक मुक्ति अधिनियम 1976, उसको लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। और मेरे ही प्रांत का वो मुख्यमंत्री, जिसके नीचे मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका, वो मुझे जान से मरवाने की धमकी दे रहा। अजीब मामला। वो कह रहा है आप मेरे स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। हुआ ये कि मैं फरीदाबाद की खदानों में उन मजदूरों के दुर्दशा को देख करके रोया, और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के चारों तरफ झुग्गियों में जिस गुलामी के वो शिकार हो रहे थे, प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे, अमानवीय दशा में जीने के लिए अकेले जा रहे थे, और 100 नहीं 240 के लगभग स्टोन क्रशर लगे हुए थे। उनकी धूल इतनी भयंकर होती थी कि ट्रेनें भी उस धुएं के बीच में, और रफ्तार बहुत धीरे करके गुजरती थी दक्षिण भारत को जाने में, और वो पूरा का पूरा एक तरह से बादल छा जाता था। उनके बीच में मैंने काम शुरू किया। जो पत्थर की धूल होती है चट्टानों की, वो ट्यूबरकुलोसिस से भी ज्यादा खतरनाक सिलिकोसिस होती है, और फेफड़ों में जम जाती है तो निकलती नहीं, खून की उल्टियां होती है, और जवानी में ही मजदूर मर जाता है। ये सारी चीजें वहां देख करके मैं कांप गया, और तब मैंने तय किया कि इनको मुक्त कराना जरूरी है। मैंने दिल्ली के कोई 18 पत्रकारों से, उन दिनों काफी पत्रकारिता आज की तरह से गोदी मीडिया नहीं थी, बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार थे, वो आए, फोटोग्राफर लेके आए, उन्होंने सब देखा अपनी आंखों से, और लिखे कहानियां, किस्से, फोटो छाप कि ये बहुत बुरी हालत में गुलामी की प्रथा दिल्ली की नाक के नीचे, पार्लियामेंट से 25 किलोमीटर दक्षिण, सुप्रीम कोर्ट के 25 किलोमीटर दक्षिण, ये सब प्रथा चल रही है हरियाणा में। अब इस किस्से को पढ़ के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी इतने गुस्से में कि जब मैंने 8-10 दिन 15 दिन तो किसी तरह उनकी मदद की, जिन मजदूरों को मैंने सोचा कि ये अब और प्रताड़ना के शिकार हो जाएंगे, चलो इनको ट्रकों में बैठा के मैं दिल्ली की तरफ ले आऊं, और दिल्ली के बदरपुर के एक स्कूल में रखा। और उसके बाद हमने कोशिश की कि कहीं से कुछ पैसे मिले तो इनके गांव वापस हम भिजवा दें।
और उसके लिए पैसे के लिए मैं ढूंढते ढूंढते अपने ही मुख्यमंत्री से भजन लाल जी से मिल के कहा कि जी आपके पास तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है और भी कई फंड होते हैं, 10,000 रुपया दीजिए ताकि हम उनको गाँव भेज दें। उतने गुस्से में तमतमाए हुए थे, उन्होंने कहा स्वामी जी मैं पैसे दूंगा आपको, आप सुन लीजिए मेरे से साफ साफ, अगली बार यदि आपने किसी ईंट के भट्टे में पत्थर की खदान में कदम भी रख दिया और बंधुआ मजदूरी का आपने शोर मचाया, अब जिंदा वापस नहीं लौटे, दंग रहेगा। जब मैं शिक्षा मंत्री था तब की भी एक घटना मैं याद दिला। मैं पुंडरी से विधायक बना था कुरुक्षेत्र कैथल के बाद। एक दिन मैं उधर से लौट रहा था अपनी गाड़ी में, तो देखा कि कुछ मजदूर डर और भय से कांपते हुए भाग रहे। तो मैंने गाड़ी रोक करके उनको रोका, कहाँ जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? वो मुझे देख के और ज्यादा डर गए। फिर मैंने उनके कपड़ों से पहचाना कि छत्तीसगढ़िया है। मैं छत्तीसगढ़ में मेरा बचपन बीता था। मैंने उनकी भाषा में जब संबोधित किया वो मेरे नजदीक आया और बताया कैसे उनको खरीदा बेचा जा रहा है और उनके पैसे दबाए जा रहे हैं। मैंने तुरंत अफसरों को बुला के करनाल में और फिर पूरा का पूरा उनका भुगतान करा था। तब मैंने नहीं सोचा था कि बंधुआ मजदूरी की प्रथा है, एक किस्सा हो गया होगा किसी तरह से। लेकिन एक दिन मैं जब दिल्ली आया और हरियाणा भवन में अपना दिल्ली के प्रवेश कर रहा था गाड़ी में, देखा कि बाहर फुटपाथ के ऊपर 200-250 मजदूर गर्मी के दिनों में बैठे हुए। मैंने सोचा रे इस हालत में उनके कपड़े देखो, उनकी गरीबी देखो। मैं गाड़ी से उतर के उनके बीच में बैठ गया और बैठ करके मैंने पूछा उनसे क्या हालत है, क्यों आए हो यहाँ? बोले जी हम किसी से मिलने आए, कोई अफसर कोई मिनिस्टर मिल जाए हम उसको मेमोरेंडम देना चाहते हैं। फिर बोले कोई नहीं मिल रहा है, तो घंटों से बैठे। मैंने कहा यहाँ मत बैठो, चलो अंदर। सबको लेकर के मैं अंदर घुस गया हरियाणा भवन के। पहली बार हरियाणा भवन के अंदर मजदूरों ने जब जा करके देखा एयर कंडीशन सारा का सारा, मैंने उनको सारे सोफों पे बैठाया, चाय मंगवाई, कुछ नाश्ता करवाया और जब पूछ करके सारा और मालिकों से फोन करा करके और उनका जितना भुगतान होना था वो सब कराया। उस समय 2 वकील थे उन लोगों के बीच में काम करने वाले, एक बापूराव पाकिड़े थे और एक रमेश गुप्ता थे। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से तो कानून बना हुआ है, उसका उल्लंघन हो रहा है। मैंने कहा कानून का उल्लंघन हो रहा है, सरकारें चुप है, कुछ नहीं कर रही। तो खैर जब मैंने सारा ये करवा रहा था, मैं हरियाणा भवन के लॉन्ज में उन लोगों को खाना चाय वगैरह, तो सारे अधिकारी मेरे से नाराज हो गए कि आपने कैसे घुसा दिया इन लोगों को। मैंने कहा क्यों, ये मालिक हैं इसके, इन्होंने तो पत्थर तोड़े और ईंट पकाई तो जाके ये बिल्डिंग बनी है और इनके अंदर आने पर तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम इन्हीं के दिए हुए रोटी पर पल रहे हो। सारे अफसरों को मैंने डांटा और फिर जा करके उनको विदा किया मजदूरों को। आगे से कोई भी किस्सा हो मुझे बताना, मैं मदद करूँ। तो ईंट के भट्टों पे बाकायदे देखो, जगह जगह जगह, दूर दूर, क्या सोनीपत, क्या पानीपत, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, सब जगह खरीदे बेचे जाते थे। बाकायदे खरीदे बेचे जाते थे जैसे कोई जानवर खरीदा बेचा जाता, एक ठेकेदार से निकल के दूसरे ठेकेदार के चंगुल में फंसते थे। तो और इनके नाम पर पेशगी दिखा दी जाती थी और उसी के अनुसार इनको बंधुआ बना के रखा जाता था। सालों साल जाने नहीं देते थे घर। पत्थर खदानों की बात मैंने बताई आपको। वहाँ की हालत को जब बदलने के लिए ट्रकों में भर के इधर लाया, पैसे मांगे, तो चीफ मिनिस्टर ने धमका के कहा मैं आपको जान से मारूंगा। मैं अपने कमरे में गया, रूम नंबर 34A, हरियाणा भवन, दिल्ली। वहाँ से मैंने अपने वकील मित्र को फोन किया, गोविंद मुखोटी जी को, कि ऐसे ऐसे मुझे धमकी दी। बोले अभी जाओ पुलिस में FIR कराओ चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। मैं तुरंत गया, तिलक रोड थाने के बिल्कुल पीछे की तरफ था हमारे, और वहाँ पर जब मैंने FIR की बात की, थानेदार ने मुझे चाय पिलाई, खाना खिलाया रात को 12 बजे तक।
बड़ी बड़ी बातें मीठी मीठी की, मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया। चीफ मिनिस्टर को वायरलेस में सूचित कर दिया कि आपका एमएलए आपके खिलाफ एफआईआर कर रहा है। उसी रात को जब हम 5 साथी थे, लौट रहे थे तिलक रोड थाने से अपने हरियाणा भवन की तरफ, तो पीछे से एक ट्रक धड़धड़ाती हुई आई और खाली सड़क पर भी जैसे कुचलने के इरादे से हम एक तरफ गिर गए। और उसके बाद वो ट्रक तो चली गई, लेकिन हम बड़े आश्चर्य में, ये हुआ क्या, अचानक से क्या हो गया कि हमें जान से मारने का ये प्रयास हो रहा है। तो याद आया कि चीफ मिनिस्टर ने धमकी दी थी और शायद उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। मैं सुबह उठ करके अपने एक मित्र पंकज सिंह पत्रकार थे और वो बंगाली मार्केट में एक हॉस्टल में रहते थे, वहाँ मैं गया 8-9 बजे बताने के लिए कि रात को ये सब कांड हुआ। वहीं पर मुझे फोन में संदेश मिला कि आप मत आइए वापस, आपके खिलाफ दफा 307 और मर्डर का सब लग गया, आपका कमरा पूरा सील होकर के सारा सामान जब्त कर लिया गया है और पुलिस के डीआईजी सीआईडी ने पाया कि आप नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, आदि आदि सारे सबूत उनको मिल गए हैं, आप आते ही गिरफ्तार हो गए। तो मुझे उन्होंने सलाह दी, तो मैं तुरंत कपड़े बदले उस पत्रकार मित्र से मांग के, और उन दिनों ये सब आईडी वगैरह कार्ड की जरूरत नहीं थी। एयरपोर्ट गया हैदराबाद से एंटीसिपेटरी बेल लेकर के, और फिर मैं दिल्ली आया। 8 महीने वो मुकदमा लड़ा और उसमें फिर मैं जीता और फिर मेरे कागज कपड़े सब सामान बरामद हुए थे। और तब मैंने देखा कि एक बंधुआ मजदूर को मुक्त कराने का प्रयास करना, जो संवैधानिक अधिकार है उस बंधुआ मजदूर का, तो कानून कह रहा है 1976 का, उसके लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, इतनी भयंकर एक धमकियां मिल रही हैं, उसको लागू किया जा रहा है। अब ये सब बातें देख सुन करके जो सब किया क्या जाए, फिर एक चिट्ठी लिखी, एक सामान्य चिट्ठी साइक्लो स्टाइल करा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी। संयोग था कि उन दिनों जस्टिस पीएन भगवती बड़े माने हुए जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर जी के एक शागिर्द रहे, तो उन्होंने इस मामले को अपने हाथ में लिया और उसी मेरे मित्र गोविंद मुखोटी को एक तरह से नियुक्त करके ना हमारी मदद के लिए, और फिर वो एमाइकस क्यूरी कहते हैं, और वो फिर हमारा केस चला 1.5 साल से ज्यादा। हमारी तरफ एक वकील और उनकी तरफ बड़े बड़े 18 वकील, बड़े बड़े फीस ले रहे। आखिरी में हमारी जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है these bonded laborers are exiles of civilization, ये सभ्यता के निष्कासित लोग, इनकी हालत जानवरों से भी खराब है। उन्होंने अपनी तरफ से कई नियुक्त किए एडवोकेट कमिश्नर्स, रजिस्ट्रार के पावर दे करके पत्र खदानों में जा के रिपोर्टें मंगवाई, और तब जाकर के ये फैसला आया 16 दिसंबर 1983। उससे हमें बेहद राहत मिली। सरकार तो मान नहीं रही, कोई भी, न प्रांतों की न केंद्र की। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से हमारी उस बात को स्वीकार करके और कहा कि यह हालत नहीं होनी चाहिए। तब फिर हम आगे बढ़ना शुरू किए, और आगे की कहानी तो फिर मैं कभी बताऊंगा। लेकिन मैं आज जब देख रहा हूँ कि देश में 50 करोड़ मजदूर जो असंगठित हैं, उस जजमेंट के अनुसार, उस ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, उससे पहले जो एक फैसला आया था PUTR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और दूसरा हमारा था बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इन दोनों का निचोड़ यह है कि जिसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही वो फोर्स लेबर है, और जो फोर्स लेबर है, जबरिया मजदूरी करा रहे हैं, वो बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूर। उसमें कोर्ट को कोई जरूरत नहीं है पहले ये सिद्ध करने की कि उसने ऋण कर्जा एडवांस लिया या नहीं। अब इतनी बड़ी चीज होने के बाद हमने सोचा अब तो एकदम लागू हो जाए।
लेकिन वो लागू नहीं हुआ, एक अलग बात है। लेकिन उस ऐतिहासिक फैसले ने हमारा मनोबल बहुत बढ़ाया और हम ले करके उसको यूएनओ के ह्यूमन राइट्स कमीशन में पहुंचे जिनेवा। तो सारी दुनिया में ये बात गई कि भारत में करोड़ों लोग अभी भी गुलामी की प्रथा, बंधुआ मजदूरी, जिसको यूएन कहता है कंटेम्पररी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, उसके शिकार है। और इसकी फिर आगे की कहानी फिर कभी बताऊंगा। कुल मिला के आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बंधुआ मजदूरों की त्रासदी को जो मैंने देखा है, वो सारे के सारे 50 करोड़ असंगठित मजदूर, जिनके लिए न तो साल भर रोजगार की गारंटी है, 100 दिन की भी सच्ची पक्की गारंटी नहीं है, और न्यूनतम मजदूरी वो भी नहीं दी जा रही। न्यूनतम मजदूरी कानून से कम देना वो अपने आप में बंधुआ मजदूरी। ये फैसला कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है, कानून खुद कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों ने ये सिलसिला जारी रखा है। उससे नीचे मजदूरी तय कर रहे हैं और उसको भी लागू नहीं कर रहे ईमानदारी से। तो मेरे हिसाब से तो केवल प्रवासी मजदूर नहीं, वो 10 करोड़ 15 करोड़, लेकिन 50 करोड़ मजदूर इस देश में, मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी को मुकदमा करना हो मेरे खिलाफ कर सकते हैं। 50 करोड़ मजदूर इस देश में बंधुआ मजदूरी की हालत में जी रहे हैं, और प्रवासी मजदूर उसके सबसे अंतिम पायदान, नीचे से नीचे, और उनकी हालत सबसे बदतर है, जो अभी इस लॉकडाउन के सिलसिले में पूरी तरह बेनकाब हुई है। सब लोग कोस रहे हैं सरकारों को, खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिस तरीके से 4 घंटे की नोटिस पर रात को 24 मार्च को उन्होंने लॉकडाउन घोषित किया। वो जिम्मेदार हैं, और उससे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि वो और कई चीज़ों में व्यस्त थे। ज़्यादा जरूरी था मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना, उससे भी ज़्यादा जरूरी था डोनाल्ड ट्रंप का भव्य स्वागत करना और नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद के बड़े स्टेडियम में। तो ये सब चीज़ों की वजह से उन्होंने इसकी अनदेखी की और देर से जा करके, और 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। और उसका परिणाम ये है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, उनको आज तक अभी तक और मौत के शिकार हो करके दम तोड़ना पड़ रहा है, भूख और प्यास से। जो ट्रेनें भी चलाई हैं स्पेशल, श्रमिक स्पेशल, और उसमें भी न खाने की सुविधा, न पीने की, न पानी, न टॉयलेट में पानी, प्यास से तड़प करके मेरी कई बहनों ने, कई भाइयों ने दम तोड़ दिया। जो सेंटर रखे हैं उन्होंने क्वारंटाइन, वहाँ बद इंतजाम, बेहद। ये सारी चीजें देख करके लगता है कि इस देश में इस पूरी व्यवस्था, पूंजीवादी शोषण की व्यवस्था ने कभी मजदूरों को इंसान तक नहीं, मजदूर कह करके और टुकड़ा फेंक करके उनका शोषण किया, अपने लिए महल बनवाए, बड़ी चौड़ी सड़कें, राजमार्ग बनवाए, स्टेडियम बनवाए, सब कुछ बनवाए, लेकिन उन गरीब मजदूरों के लिए एक झोपड़ी का इंतजाम सही रूप से हो जाए, इसका कभी ख्याल नहीं रखा। उनको अच्छी दाल रोटी मिल जाए, यही हालत मेरे देश के करोड़ों किसानों के साथ और हमारे करोड़ों मजदूरों के साथ। आज जरूरत है कि इन मजदूरों को एहसास कराया जाए कि तुम बंधुआ मजदूर हो, और ये फिर से तुम्हें गांव से लेकर आएंगे वापस, फिर से बंधुआ मजदूरी कराएंगे, ताकि इनकी जो दौलत और इनके जो महल अट्टालिकाएं हैं, ये इसी तरीके से आबाद रहे। ये सब नहीं होने देना। इस बंधुआ मजदूरी की लानत को अब हमेशा के लिए मिटा दे। अब ये संकल्प लेकर कि यदि करोड़ों मजदूर जो आज लौट गए हैं गांव में या लौटने वाले हैं, उन सबको संगठित होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो कलंक का टीका भारत के माथे पर लगा हुआ है, इसको हम हमेशा के लिए मिटा दें। चाहे इसके एवज में उन्हें और भी कुछ तकलीफ झेलनी पड़े तो झेलें, लेकिन फिर से दोबारा बंधुआ मजदूरी के चंगुल में न फंसे। बाकी के जो प्रवासी मजदूर नहीं हैं, वो लोग भी संगठित हो जाएं, किसानों को अपने साथ लें और इस कलंक के खिलाफ
एक आवाज बुलंद करें और एक नया देश, नई दुनिया बसाने का सपना साकार करें। धन्यवाद।